सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को पाठ नंबर 2 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, पढ़ाने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि सभी बच्चे इस पाठ को अच्छी तरह से समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और इसका जो अभ्यास है, उसके जो प्रश्नोत्तर हैं, उनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पाठ अपना बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत क्या मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 साल से 60 से ऊपर के ही होंगे। ध्यान रहे, अब ये जो पाठ शुरू हो गए, यहीं से क्या बाल गोविंद भगत का जो चरित्र चित्रण है शुरू हो गया, आरंभ हो गया। दोबारा देख लीजिए। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया रहता, मतलब करता रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की माला, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल जिसका कोई स्ट्रक्चर न हो, बेडोल डावाडोल, या फिर कह सकते हो टेढ़ी मेढ़ी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को शाह मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा या बिना किसी कारण के झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कुतूहल चाव, कभी वह आश्चर्य चाव, कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते, अपना निर्वाह करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते।
सजीव जीवित हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा सुबह का जो नाश्ता है जिसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, औरतें कलेवा लेकर मेंढ, मेंढ जो ये हमारी पगडंडी होती है खेतों में, मेंढ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। एक मिनट देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके अंदर वर्णन आएगा कि जो बाल गोविंद भक्त थे उनके संगीत का क्या प्रभाव पड़ता था। इस तरह से जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ा भी, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते। हलवाहों जो हल चलाने वालों के पैर ताल से उठने लगते, जो खेत की तलहटी है। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार, कहिए मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गर्ज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, झिल्ली की जो झंकार है, झिल्ली और दादुर जो मेंढक है या बारिश के मौसम में जो जीव जो अपनी ध्वनियाँ निकालते हैं उन्हें कहा गया है। अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की, दादुर मेंढकों की जो टरटर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में, कोलाहल शोर में डुबो नहीं सकती। कहने का मतलब उसकी आवाज़ को बाध्य नहीं कर सकती थी। झिल्ली और दादरों की जो ध्वनियाँ हैं, जो आवाज़ है, बाल गोविंद भक्त के संगीत को वो क्या है, अपने शोर में दबा नहीं सकती। कहने का मतलब बाल गोविंद भक्त का संगीत बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा है। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना, हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता, अर्थात किसे हैरान नहीं कर देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बिल्कुल चुप्पी है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कार्तिक आया नहीं कि, कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ सुबह सवेरे जो संगीत गाया जाता है, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते
न जाने किस वक्त, न जाने न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, अर्थात गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मतलब देर रात को सोने वाला हूँ। किंतु एक दिन माघ, ये कौन बता रहा है हमें, जो पाठ के क्या है, लेखक हैं। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। पोखरे जो चबूतरा था, अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा, लोही भाई जो चंद्रमा है ना, ओ सॉरी, जो सूर्य है वो निकलने वाला था या निकलने की तैयारी पर था, जिसकी लालिमा आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत, आवृत का मतलब ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस दिन रहस्य में वातावरण में एक कुश की चटाई पर, घास फूस की चटाई पर, पूर्व की ओर मुंह किए, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। कहने का तांता का मतलब निरंतर शब्द निकले जा रहे थे या निकल रहे थे। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के सरम बिंदु, माथे पर क्या है, जो पसीना है, पसीने के जो बिंदु है, जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। भरमार बहुत अधिक संख्या में ले आते अपने अपनी खंजड़ी, करताल। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती, 2 या 3 बार गाती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के, उस ताल के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के एक तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। ये तो हो गया था हमारा। तो ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम ये पाठ इतना ही पढ़ेंगे और जो इसका शेष भाग है, पेंडिंग जो पार्ट है, वो कल पढ़ेंगे। और यहाँ तक अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर निकलते हैं
ये संगीत से ओतप्रोत तक। तो अभ्यास के केवल 3 ही प्रश्नोत्तर करने हैं। ध्यान रहे, केवल अभ्यास के 3 प्रश्नोत्तर लिखने व याद करने। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आशा करता हूँ कि आप सभी इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और अपनी कॉपी में अभ्यास के केवल 3 प्रश्न लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।